नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। सर, जूता तो जैसे लग रहा है कि आम हो गया है। इस राम राज्य की कल्पना जो मोदी जी दिखा रहे थे, जो सपने मोदी जी राम राज के बेच रहे थे, अब तो गुजरात की धरती पे भी जज साहब लोग पे जूते चलने लगे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई साहब पे जूता चला, सबने देखा। ऑब्जेक्ट बता करके बहुत सारी इज्जत बचाने की कोशिश की गई, इज्जत ढकने की कोशिश की गई। लेकिन जब ऐसे मामले बार बार होने लग जाएंगे तो कब तक इज्जत बचाते रहिएगा? न्यायपालिका से लेकर के सरकार तक की स्थिति को कैसे समझा जाए? सरकार ने जूता फेंकने वाले का जितना महिमा मंडन करवाया या भाजपा ने जितना महिमा मंडन करवाया, इसके स्पष्ट आरोप है। सोशल मीडिया पर जमकर आरोप लगा कि जूता फेंकने वाले बंदे को प्रमोट कराया जो है वो सत्तारूढ़ दल ने, उनकी ताकत ने, उनके बैकअप ने उस व्यक्ति को प्रमोट कराया। अदरवाइज उस पर बड़ी कार्रवाई हुई होती, कठोर कार्रवाई हुई होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब लोगों का मनोबल शायद इस नाते बढ़ गया है। मोदी जी के गुजरात में अब इस तरीके का मामला सामने आया है। मैं समझना ये चाहता हूं कि सर, क्या अब ये परिस्थितियां आम हो गई? अब ये अक्सर नजारे ऐसे देखने को मिलेंगे? क्योंकि आज सत्ता में बैठा सत्ताधारी दल ऐसे लोगों का हिमायती है, प्रशंसक है, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ मानता है। राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक नया भारत है ये, और नए भारत में इस तरह की चीजें अब बेहद सामान्य हो गई हैं। और एक कहें तो आप, इट इज न्यू ऑर्डर ऑफ द डे। बेसिकली मामला क्या है कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा था वो तो सारे देश और दुनिया ने देखा। ये अहमदाबाद की खबर दबा ली गई। ये खबर घटना पता क्या घटना ये है कि 1997 में गली में क्रिकेट खेलते हुए एक व्यक्ति के फादर को बॉल लगी और झगड़ा हो गया वहां पर। और उसके बाद 1997 का केस मारपीट का, उसका पहला फैसला लोअर कोर्ट में आया 2017 में, 20 साल के बाद मारपीट का फैसला। तो जब वो उसमें चारों के चारों जो अभियुक्त थे वो बरी हो गए, तो जो पीड़ित पक्ष था वो रिवीजन में गया अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कल उन चारों को दोबारा से बरी कर दिया, यानी कि जो लोअर कोर्ट थी उसका फैसला बहाल रख लिया। बहाल करते ही वो सारे आरोपी बरी हो गए उस तरीके से। और उसके बाद उस व्यक्ति ने, अपने एडिशनल जज थे एमपी पुरोहित, उनके ऊपर जूते फेंकने शुरू कर दिए। तो अब सवाल यह है कि जब देश के सीजीआई पर जूता फेंकने वाला व्यक्ति, मतलब सजा पाने की बजाय महिमा मंडित हो सकता है, सनातन का रक्षक हो सकता है, तो क्या ये एक नया रास्ता नहीं चल पड़ेगा? ये लकीर नहीं खींच दी आपने नहीं कि इस तरह का जो भी आदमी कानून हाथ में लेगा उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। और जो काम जस्टिस गवई ने किया था, वही जो जज है, एडिशनल प्रिंसिपल जज मिस्टर पुरोहित, उन्होंने भी वही किया। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया जूता फेंकने वाले को, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो ये जो चीज है के लिए, पहली बात तो ये कि आपको देखना पड़ेगा इन दोनों घटनाओं में सिमिलरिटी भी है और बहुत ज्यादा अंतर भी है। तो राम प्रकाश जी, इन दोनों का मूल देखिए क्या है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस व्यक्ति ने हरकत की थी वो लॉ का प्रैक्टिशनर था, खुद वकील था, और उसने दावा किया मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। और वो सनातन का रक्षक तो था ही। और सनातन कौन सा है वो आप समझते हैं। तो उस व्यक्ति की परिस्थितियां और थी। 71 साल का आदमी जो कहता है मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, जो लॉ का ज्ञाता है, वो देश के सीजीआई पर इस तरीके की चीज करने की कोशिश करता है, जूता फेंकने की। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऑब्जेक्ट बता करके चीजों को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई ताकि भद कम पिटे। लेकिन भद जो पिटनी थी वो तो भद पिट गई। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, पूरे राइट विंग का जो योगदान रहा उस पूरे मामले में, आप सोचिए सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश हो और व्यक्ति का बाल बीमा का ना हो, तो इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? अब ये जो घटना हुई है अहमदाबाद के अंदर, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है कि देश की जुडिशरी की जो हिला हवाली है, किस तरीके से छोटे छोटे केस 20-20, 30-30 साल तक चलते हैं, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है। राम प्रकाश जी, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो सनातन का रक्षक था, उसको अपने नंबर बनाने थे किसी एक पर्टिकुलर उसमें, हो सकता है उसको एक पूरा नैरेटिव बदलवाना हो किसी घटनाक्रम का। यू नेवर नो जिस तरीके का ये इकोसिस्टम काम करता है, मैं और आप इसको कभी समझ भी नहीं सकते। अगर उसको पकड़ के और उसकी जरा हजामत होती, पुलिस उसकी जांच करती, तो समझ में आता है कि उस व्यक्ति के पीछे असली मंशा क्या थी, लोग कौन थे, या वो खुद इतना बड़ा रक्षक हो गया था, इतनी बड़ी हिमाकत कर ली कि उसने सीजीआई गवई साहब पर जूता फेंकने की कोशिश कर दी। वो अलग केस था। और इस केस के अंदर एक व्यक्ति जिसके फादर के ऊपर हमला हुआ, चोट लगी, इसमें और सनातन वो, का कोई संबंध तो नहीं है? इस केस में भी सनातन से कोई संबंध है क्या? नहीं राम प्रकाश जी, ये तो बेसिकली एक व्यक्तिगत मामला है। जो व्यक्ति ने जूता फेंका
उसके पिताजी पर को बॉल लगी थी गली के अंदर क्रिकेट खेलते टाइम 97 में, और वो सारा केस मारपीट, उसके बाद मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। उसका पहला फैसला लोअर कोर्ट में 20 साल में आया, जिसमें चारों अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। और जब ये रिवीजन में गए तो जो सेशन जज की कोर्ट थी, एडिशनल सेशन जज की, वहां पर भी चारों को बरी कर दिया। तो आप समझिए, जो व्यक्ति 1997 से 2025 तक, यानी कि 28 साल तक अपने बाप के ऊपर कथित इस तरह की चीज का उसको वो मिलता है, तो उस व्यक्ति की मनोदशा क्या होगी। तो इस केस के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि अदालतों का जो कामकाज है, अदालतें जो 28 इस तरह के मामलों में, आप ये बताइए, तो मारपीट का कोई जो केस हुआ है उसका फैसला होने में कितना समय लगना चाहिए? 28 साल। तो ये जुडिशरी का, जो मैं बार बार आपको एक बात कहता हूं ना, जुडिशरी को अपना ओवरऑल, एक तो अपना व्यवहार, अपनी टीका टिप्पणी और अपना कामकाज, कि जितना जल्दी, आपने वनतारा का ध्यान है ना, आपने, मैंने शो भी किया था, वनतारा के मामले में कितना जल्दी क्लीन चिट मिली, ध्यान है आपको? 1 महीने के अंदर वनतारा की सारी जांच पूरी होगी, सब टेक्निकल चीजें पूरी होगी, एसआईटी बन गई, रिपोर्ट आ गई, शाबाशी मिल गई, छुट्टी। और एक छोटे से मारपीट के केस के अंदर, वनतारा के मामले में आपको पता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ने में महीना लग सकता है, इतनी बड़ी चीज है वो। अपना कुछ एक्ट है, दूसरे देशों का अलग एक्ट है, कहां से कैसे वन्य जीवों को उनकी मोबिलाइजेशन होगी, मूवमेंट होगी, उसको फैसला करने में 1 महीना लगा, आपने देखा। तो हमने तो उस दिन भी ये कहा था कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, फैसले पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते मेरिट पे, लेकिन ये तो कह ही सकते हैं ना कि जितना जल्दी ये फैसला किया, उतना जल्दी आम आदमी को भी न्याय मिल जाए तो अच्छा है। तो एक व्यक्ति अपने पिता के मामले में, मारपीट के केस में 28 साल तक जो सड़कों पे धक्के खा रहा है, कोर्ट में धक्के खा रहा है, और उसको ये मिले, तो नेचुरली उसकी फ्रस्ट्रेशन तो स्वाभाविक है। ये कहते समय मैं और आप ये उस जूता फेंकने की प्रवृत्ति को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन अदालतों को जरूर सोचना चाहिए कि 28 साल लगे कैसे, और उसको एड्रेस करने का कोई मैकेनिज्म है या नहीं। और ये अकेली चीज नहीं है, हर केस में आप ये पाएंगे कि आपने, आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार कह चुका है कि जो एमएलए और एमपीज के करप्शन केसेस हैं, उनको 1 साल के अंदर खत्म कीजिए। कितने साल हो गए उस बात को? कोई पूछने वाला है? तो आज स्टे लग गया, आज तारीख मिल गया, आज फला हो गया, आज ये हो गया, तो न्याय कब मिलेगा? और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का फिर मतलब क्या है? आज की तारीख में जुडिशरी अपने आचार व्यवहार, अपनी टीका टिप्पणियों, उन सारी चीजों के कारण कहीं ना कहीं खुद विवादों के केंद्र में फंसती जा रही है, और उसका जो कामकाज है वो अपने आप में एक, उसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, और उसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है। ये हो सकता है जजों की कमी हो और सारी चीज हो, लेकिन वनतारा के मामले में तो फैसला 1 महीने में दिया ना, तो जिसका फैसला चाहे दे सकते। तो इस तरह के छोटे छोटे मामले भी, और आपने देखा कि हमने उस समय भी सर यही कहा था कि न्याय जो है वो आदमी देख करके मिल रहा है, यही बात तब भी हुई थी। नहीं, न्याय तो एग्जैक्टली स्थिति वही है ना कि यू शो मी द मैन एंड आई शो यू द रूल। आप जाओगे उसी केस के अंदर तो आपको अलग फैसला मिलेगा, मैं गया तो मेरे साथ कुछ और फैसला होगा। आज कोई भी आदमी जो बीजेपी सिस्टम से बाहर का है, जो मेरे आप जैसा सिर्फ जो सवाल पूछता है, वो एक बार इनके अत्याचार जाए समझ में आ जाएगा आपको क्या है। और निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति सरेआम कैमरे पर यह बात कहता है कि इस देश के अंदर जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उन सब का जिम्मेदार तत्कालीन सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना थे। उसका कुछ नहीं बिगड़ा। कोर्ट के अंदर सनातन के रक्षक ने सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश की। सीजीआई ने क्या कहा कि आई एम यूज्ड टू ऑल सच थिंग्स, मैं इसका बुरा नहीं मानता, इनके कागज भी लौटा दीजिए, जूता भी लौटा दीजिए, कागज नहीं कहा। अब जो जज पुरोहित थे अहमदाबाद कोर्ट के, उन्होंने भी यही कहा कि इनको छोड़ दीजिए, पुलिस ने पकड़ा था उसको, कहा छोड़ दीजिए। तो छोड़ने का पकड़ने का सवाल, बात दो चीजें हैं राम प्रकाश जी। एक तो इस मानसिक स्थिति को देखिए आप, पहली बात, और दूसरा ये प्रवृत्ति बड़ी क्यों रही है। एक वो लोग हैं जो इस तरह की हरकत करके सुर्खियों में आते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति आरएसएस इसका राइट विंग का व्यक्ति ना होता और सीजीआई के ऑफ कोर्ट में उसने ये हरकत की हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं उसके साथ क्या हुआ होता। और अब वो बिल्कुल शान से घूम रहा है, तमाम चैनल उसके इंटरव्यू दिखा रहे हैं। जो वो 71 साल की उम्र तक नहीं कर पाया, वो ओवरनाइट एक बेहूदी हरकत करके, एक जूता फेंक के सीजीआई पे, अब लोग कहते हैं कि दलित सीजीआई फला, मैं इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करता। जो व्यक्ति उस पद पर है, मैं यही मानता हूं कि वो उस पर जाति का, उस सब चीजों के टैग से बचना चाहिए। अगर आपको प्रोग्रेस करनी हो, हर चीज में ये दलित और ये फला, ये सब लाड़िया कोई मतलब नहीं होता। व्यक्ति है, जूता किसी पर भी क्यों फेंका जाना चाहिए? वो पद भी है, वहां पर एक अवमानना का भी एक वो है, प्रावधान है। उस सब के बावजूद वो गतिविधि हुई ना। और कारण क्या है? वही जो मैं आपको बार बार बात करता हूं कि अदालतों को लगातार एक प्रवृत्ति से बचना चाहिए खुद भी, कि वो हर चीज के ऊपर जो टीका टिप्पणियां करते हैं ना,
अदालत में बैठ करके, और फिर उसको फैसले में लेके नहीं आते। तो वो मामला भी लगभग वैसा ही था, याद होगा आपको, जिस तरीके से पिटीशन को लेकर के जो बात कही गई थी वो ऑर्डर में नहीं थी, तो अगले को तो वो तो बच गया वहां से निकल के, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट हो गया कि वहां करने के बाद भी आदमी बच सकता है। तो ये बेसिकली सारी चीजें जुडिशरी में है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो तो उनको अपनी फंक्शनिंग देखनी चाहिए, सुपीरियर कोर्ट हो तो उनको अपनी टीका टिप्पणियों को देखना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए अदालत में कोई जाता है, व्यक्ति कोई शौक के लिए नहीं जाता। तो ये बात भी अदालतों को समझनी पड़ेगी कि जो फॉल्ट लाइन उनकी है उसको वो एड्रेस करे, जो बाकी चीजें हैं उनको सरकार एड्रेस करे। वकील को किसी भी कीमत पर क्यों छोड़ा जाना चाहिए, तो बताइए आप, छुटा ना वो, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, सीजीआई ने माफ कर दिया था, अथॉरिटीज तो है, हर चीज कैमरे पे थी भाई, लाइव लाइव वो होती है ना सारी की सारी ब्रीफिंग सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स की, तो उस घटना का लाइव वीडियो था, आप 1 मिनट में सजा कर सकते थे, ओपन एंड शट केस, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से आता था वो व्यक्ति। कोई और किसी विचारधारा का होता तो आपको समझ में आ जाता क्या है। उससे पहले आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रशांत भूषण जी पे अदालत के अंदर ही हमला हुआ था, क्या बिगड़ गया। तो ये चीजें अपने आप में कुछ कह रही है ये आपने जो कि बात गीतांजलि का कही, कार्यक्रम, जो बरवल और रिटर्न वाला जो मामला है ये कितना गंभीर है, क्योंकि अब इस समय हम लगातार पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, खास करके जो विपक्षी दल और उनके उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं, राहुल गांधी से लेकर के तमाम लोगों पे जिस तरीके की टिप्पणी जज साहब लोगों ने की है, वो वर्बल इतना हार्श बोलते हैं, इतना कड़ा बोलते हैं। अब उसको मैं खराब नहीं कह सकता भाई, ठीक है सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जज साहब लोग हैं, तो उसको मैं खराब नहीं कह रहा हूं, लेकिन हार्श तो मैं कह ही सकता हूं कि वो कितना हार्श बोलते हैं, लेकिन उसको रिटर्न में कहीं नहीं लेते हैं। दुनिया भर का वो जो है वो भाषण देने लगते हैं, एक तरीके से कहा जाए उसको हम व्याख्यान या क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, वो भाषण देते हैं ठीक शुद्ध रूप से। भाई वो एक ऐसा भाषण की जैसा सत्तारूढ़ दल और सत्तारूढ़ गठबंधन के कई सारे नेता देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो भाषा में भाषण देते हैं, उसी भाषा में भाषण हमारे जज साहब लोग देने लग जाते हैं। तो क्या ये जो नई चीज शुरुआत हुई है, ये भी बड़ी जिम्मेदार है इस प्रथा को बढ़ाने में कि अब लोग इस तरीके से विरोध दर्ज कराने लग जाएं, या फिर अपने आप को हाईलाइट करने लग जाएं, या एक और चीज इसके पीछे सर एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से राम प्रकाश जी, राकेश किशोर का मंडन हुआ, वो सत्तारूढ़ दल का सीधा सीधा हाथ उसमें बताया गया, अदरवाइज मीडिया क्या इतना हाईलाइट करती है उनको, तो ये भी एक फायदा दिख रहा है लोगों को इन सब चीजों में। राम प्रकाश जी देखिए, जो आपने कहा ना वो समस्या वर्बल डायरिया कहते हैं उसको, कि आप कुछ भी बोलते हैं अदालत में और जब फैसला लिखने की बात होती है, जब फैसला एकदम दूसरा होता है, तो यानी कि आप राष्ट्र के नाम संदेश देने बैठ जाते हैं। और ऐसे कितने मामले में गिना हूं, आपको हालिया मामले गिनवाता हूं मैं आपको। चंडीगढ़ नगर निगम का ध्यान है आपको कि वो श्रीमान जी कैमरे के ऊपर बैठ करके भाजपा के प्रत्याशी का मेयर जिता रहे थे, ध्यान है ना आपको। तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, उन्होंने क्या गदर मचाया था कोर्ट के अंदर, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। उसमें क्या हुआ कि जो फैसला वहां पर था, रिटर्निंग अफसर थे वो मसीह, उस फैसले को बदला और आम आदमी पार्टी का या जो भी अपोजिशन का वो था उसको मेयर बनाया। लेकिन उस मसीह का क्या हुआ, आपको ध्यान है कुछ हुआ हो, सांप बच के चला गया। मतलब पूरे देश ने कैमरे पे देखा किस तरीके से वैलिड वोट को वो आदमी इनवैलिड वोट कर रहा था, कैमरे पर बैठ करके। खुद सीजीआई केस सुन रहे हैं, उसके बावजूद क्या करिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मामला आपने देखा होगा, जब वो रद्द की गई स्कीम, उस टाइम क्या क्या भाषण दिए गए थे, भ्रष्टाचार, ये वो, पारदर्शिता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सहन नहीं किया जा सकता, क्विड प्रो को, याद है ना आपको सारा, उस पर हमने तमाम शो किए थे। और जब बात आई उस पर जांच के लिए, जब दोबारा गए कि भाई सारे की मामले इलेक्ट्रल उसकी जांच कराई जाए बॉन्ड्स की, तब क्या कहा, वी आर नॉट इंक्लाइन टू हियर। अभी सारी बात छोड़ दीजिए, एसआईआर का मामला ध्यान कीजिए आप। एसआईआर में क्या हुआ था, जब ये सारे एक्टिविस्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट में गए बिहार के एसआईआर को लेके, तो एक माननीय जज ने क्या कहा कि अगर हमें महसूस हुआ कि बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटे गए हैं, मृतकों को, जो जीवित उनको मृत बताया गया है, अगर ऐसी चीजें आई तो हम सारी एसआईआर को खारिज कर देंगे। 7 करोड़ 92 लाख में से 80 लाख तो वोट कट गए। तो ये ज्यादा है या कम मुझे नहीं पता, जज साहब के क्या पैरामीटर। उन्होंने कहा कि अगर किसी जीवित को मृतक बताया गया तो हम ये कर देंगे। वो सारे के सारे, आपको ध्यान होगा जिस तरीके से जीवित लोग अदालत में पेश हो गए थे जज साहब की, कि साहब हम जिंदा, हमें मृतक बता दिया गया। ध्यान है ना आपको सारी बातें। ये क्या कहता है, ये जुडिशरी जुडिशरी को आईना नहीं देखना चाहिए कभी कभी कि वो क्या बोलते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं। उससे पहले जो अपने राहुल गांधी वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, एक जज साहब ने सावरकर को लेकर कितना राष्ट्र के नाम संबोधन दिया,
ठीक वैसा ही संबोधन वो लीडर ऑफ अपोजिशन को डिमीन कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जज, और सावरकर को महिमा मंडित कर रहा था। उसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो किसी को राजी कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जज वो एक आइडियोलॉजी को राजी कर रहा था, उसको एड्रेस कर रहा था। जैसे जगदीप धनखड़ राज्यसभा के आसन पर बैठ करके खुद को एकलव्य बता करके आरएसएस को वैलिडेट करते थे। मत भूलिएगा इस बात को, छोड़ दीजिए इस बात को। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जज वीएचपी के कार्यक्रम में जाता है, संविधान की शपथ ले रखी है उस व्यक्ति ने, और वो क्या कहता है कि बहुसंख्यक का रूल चलेगा, जो बहुसंख्यक चाहेगा वो होगा, फिर संविधान की क्या जरूरत है? ये जज कह रहे हैं, ये मैं और आप नहीं कह रहे। उसके बावजूद भी क्या बिगड़ा उसका? पार्टियों के भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हाईकोर्ट की जज है। तमिलनाडु के अंदर आपने देखा किस तरीके से सब कुछ पता लगने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग से 10 मिनट पहले शपथ दिला दी गई। ये राम प्रकाश जी आइसोलेशन का केस नहीं है, ये सारी चीजों को हमें एक मिला करके सारगर्भित रूप में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इश्यूज पहचानने पड़ेंगे कि बीमारी क्या है। बीमारी है सबसे बड़ी कि लोगों को समय पर न्याय नहीं मिलता, और जो पुरानी कहावत है वही है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस देश में कितनों को अदालतों में न्याय मिलता है सारा देश जानता है। 50-50 साल पुराने, 60-60 70-70 साल पुराने केसेस हैं कि नहीं अदालतों में? उस दिन मैंने आपको ब्रेकअप दिया था पूरे का पूरा। इस देश की अदालतों जो जेलें हैं उनमें 75% व्यक्ति जो जेलों में बंद हैं वो अंडर ट्रायल है, सजा याफ्ता नहीं। अंडर ट्रायल बहुत सारे आपने ऐसे केसेस पढ़े होंगे कि उसने जो कथित गुनाह किया है उसकी सजा भी हो जाए वो उससे कम है जितना जेल में रह चुका है वो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वली। तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है पूरे का पूरा, उसको खुद सोचना पड़ेगा नहीं तो कर क्या रहे। और अगर संख्या कम है, कई मामले तो सर ऐसे हुए कि कन्विक्शन हुआ फाइनल जब, तो सजा उससे ज्यादा ऑलरेडी वो भुगत चुका था, और ऐसे मामलों में कोई कंपनसेशन नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं है उसके। राम प्रकाश जी कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। आज आपको पकड़ के मैं बंद कर दूं और 7 साल बाद आप बरी हो गए, आपकी जिंदगी के 7 साल कहां से लाएंगे आप? कौन जिम्मेदार था जिसने आपके खिलाफ केस दर्ज किया? कोई बताएगा इस बात को? और इस देश में से हजारों हजार केसेस हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने जांच की और आप उसमें बरी साबित हुए 7 साल के बाद, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, आप जो हैरासमेंट हुई, जो आपके कैरियर बर्बाद हो गया, जो आपकी मान मर्यादा समाज के अंदर जो कुछ हुई, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं। तो ये चीजें आजादी के 78 साल बाद भी ना तो जुडिशरी सोच रही ना सरकार सोच रही। क्यों? क्योंकि वो सबको सूट करता है वो सिस्टम, जिसको चाहो पकड़ के अंदर दे दो। परसों तक वांगचुक आपके सबसे देशभक्त आदमी थे, अब एकदम वहां पर कुछ हुआ तो वांगचुक से बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं है, एनएसए लगा हुआ है, जाइए आप। कल उनकी भी सुनवाई थी, और वहां लद्दाख के डीएम ने आकर के कहा, पूरा विस्तार पूर्वक बताया है कि कितने सारे गुनाह सोनम वांगचुक ने कर दिया, देशद्रोही होने के लिए तमाम जो है गुनाह उनका गिनवा दिए गए हैं। तो उनको पहले पकड़ लेते ना, फिर वो जो डीएम साहब थे अगर इतने गुनाह कर रहे थे वो, तो बाहर क्यों घूम रहे थे? इसका जवाब दे दीजिए आप। सवाल क्या है राम प्रकाश जी, एक पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया गया है, जो कुछ सत्ता पक्ष चाहता है वही चीज चलते चलते अदालतों के थ्रू, प्रशासन के थ्रू, परिणाम वही है। मोस्ट ऑफ द केसेस, 98-99% ऑफ द केसेस। आप सारी बातों को छोड़ दीजिए। सेना की कर्नल कुरैशी को क्या कहा था? आतंकवादियों की बहन। उस व्यक्ति का क्या बिगाड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने? और किसकी अदालत में पता है आपको? किसकी अदालत में केस था वो? देश के 22 सीजीआई की अदालत में। क्या वर्बल डायरिया किया था, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे। और छोड़ दीजिए, अदालत ने जो करना था करना था, पार्टी ने भी क्या कर दिया। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम महिला अफसर को आतंकियों की बहन कह देने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी उस पद पर कायम रह सकती है, इसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कुछ नहीं किया। बता दीजिए कुछ हुआ हो तो। और इसी मामले में वो जो प्रोफेसर था वो कितने दिन अंदर रहा जेल के अंदर? उसने तो बेचारे ने, उसका तो पूरा आप पढ़ लीजिए फेसबुक पे, अगर एक शब्द आपत्तिजनक हो तो उसको जेल दिखा दी, उसकी रेड होगी, उसको ऐसा होगा जैसे उसे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके नाम के पीछे कुछ लिखा हुआ था। तो ये जो है ना, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल, ये सारी चीजें अल्टीमेटली अभी आपको ये आइसोलेशन में दिख रही है। एक सनातन का रक्षक था जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पे जूता फेंकता है। जो अहमदाबाद कोर्ट में हुआ वो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, उसको लगा कि मेरे बाप के साथ ये हुआ, और 1917 से लेकर के जो 2025 तक, 1997 से लेकर के 2025 तक एक मारपीट का केस। वो आदमी कितनी बार अदालतों में गया होगा बताइए आप? उसके बाप के साथ मारपीट हुई थी। 28 साल में क्या हुआ होगा उसके साथ? तो आप वही फैसला 6 महीने में कर देते ना। फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होगा? पीड़ित भी खुश और जो दोषी है वो भी खुश।
आप ये फैसला कीजिए, न्याय कीजिए। सर सत्तारूढ़ जो दल है उसकी जो विचारधारा है, जिस तरीके का काम वो करते हैं, भाई राकेश किशोर को प्रमोट किया गया, उसका सीधा आरोप लगा भाजपा पे साफ साफ कि भाई इन्होंने प्रमोट करवाया। यहां तक बल्कि सोशल मीडिया पे तो यहां तक आरोप लगे कि इनके इशारे पर ही सब कुछ हुआ, क्योंकि वो ज्युडिशरी पे पूरी तरीके से अपना कब्जा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जैसे डिक्टेट करें वैसे फैसले लिखे जाए। अब वो ज्युडिशरी उस स्थिति तक अभी पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंच चुकी है मुझे नहीं पता, और मैं उस सवाल पे नहीं जाता हूं। लेकिन कब्जे की बात कही गई, सोशल मीडिया पे तमाम ऐसे रिएक्शंस हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं। अब सवाल सर ये है कि क्या सत्तारूढ़ दल की इस तरीके की जो करतूत है, जो हरकत है, वो भी ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रही है कि विरोध के लिए ये रास्ते भी अपनाने की हिम्मत वो जुटा पा रहे हैं? क्योंकि राकेश किशोर से लेकर के और जिन्होंने अभी दोनों जूते फेंके, भाई बिना हिम्मत जुटाए तो ये नहीं होगा। ठीक है कि इनका एक फ्रस्ट्रेशन था, वो सनातन के लिए कर रहे थे। निशिकांत दुबे आकर के कह देते हैं कि देश में गृह युद्ध करवा रहा है सुप्रीम कोर्ट, पूरे सुप्रीम आशीष कोर्ट जी, को उन्होंने लपेटा, साथ में तत्कालीन सीजेआई का नाम लेकर के उन्होंने कोर्ट किया, और इस पर न्यायपालिका मौन रही। अमित शाह गृह मंत्री मौन रहे, भारतीय जनता पार्टी मौन रही, हमारे जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वो मौन रहे, एक कार्रवाई नहीं हो पाई उनसे। नहीं रामप्रकाश जी, ये नया नॉर्मल है। आपने कहा जुडिशरी से, आप ये बताइए पिछली बार आपने जुडिशरी से भारत सरकार की कितनी दुनिया भर की चीजें हैं जो डे टू डे बेसिस पे नीतिगत और फला, लास्ट टाइम आपने कोई बड़ा फैसला कब देखा था सुप्रीम कोर्ट से? और वही सुप्रीम कोर्ट यूपीए के उसमें रिजीम में भी था। हर रोज क्या देखते थे, क्या रिपोर्टिंग किया करते हैं हम लोग? कहाँ चला गया वो सब सुप्रीम कोर्ट में? बेसिकली हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि इनको हर इंस्टीट्यूशन कमिटेड चाहिए, 100% कमिटेड। तो बाकी सारे का आप विधायिका को देखिए, आप कार्यपालिका को देखिए, आप जांच एजेंसियों को देख लिए, आप मीडिया को देख लीजिए, सारे के सारे 180 डिग्री पे फ्लैट पड़े चरणों में। जुडिशरी को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देने के लिए जिस भी हद तक जाना पड़े, चाहे उसके लिए वकील की जरूरत पड़े, चाहे उसके लिए निशिकांत दुबे की जरूरत पड़े, या उसके लिए बाहर, आपको पता है केंद्र के मंत्री ने क्या कहा था कि अदालतों को फैसले ऐसे देने चाहिए जिनको लागू किया जा सके। उसका मतलब समझ रहे थे आप? इससे पहले किसी ने सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का प्रीचिंग की गई थी क्या? क्यों? क्योंकि इनको 100% कमिटेड चाहिए हर इंस्टीट्यूशन। ये बात हम सबको समझनी होगी। और आज की तारीख में आप, हकीकत ये है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की हालत ये है कि अगर पूरे अदालत की अगर आप बात करेंगे, एक दो जज को अगर छोड़ दें किसी भी उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। तो वो जो प्रोजेक्ट है कमिटमेंट का, वो 90-95% बहुत भारी मन से हमें कहना पड़ता है कि वो प्रोजेक्ट भी पूरा होने की दिशा में। अब तो ये तो देश को देखना पड़ेगा कि जुडिशरी में किस तरह के लोग आ रहे हैं। तो आपने कभी सुनी थी कि जजों के घरों में नोट्स जल रहे हैं? एफआईआर तक दर्ज नहीं हो लिया आज तक, कुछ भी नहीं होता, क्या बिगड़ जाएगी? जुडिशरी पर किस किस तरह के आरोप है? आज आप इस्तीफा देते हैं हाईकोर्ट जज से, कल आप चुनाव चुनाव लड़ जाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी से। उस व्यक्ति ने जो भाजपा की तरफ इंक्लाइंड है, कई लोग रिटायर होते ही कहते हैं मैं तो आरएसएस का स्वयं सेवक हूं, जुडिशरी की बात कर रहा हूं। तो उन लोगों ने अदालत में बेंच पर बैठ करके क्या फैसले दिए होंगे? क्या इस देश को दिख नहीं रहा हो? ये देश कब तक चुप रहेगा इस सब चीजों में? सरकार तो आनंद में है, सरकार को तो मजा ये आ रहा है कि उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं। जो चाहती है सरकार, उसको राष्ट्र के नाम संबोधन जजित करते हैं बैठ के बेंच के ऊपर। कर लीजिए, आप क्या करेंगे? ये नया नॉर्मल है, और इसी की परिणति ये है जो आप अपने सामने देख रहे हैं। वही मैं कहता हूं बार बार, ये जो एक न्यायपालिका का किला है, थोड़ा मोटा 19-21 ये बचा हुआ है, इसका एक बार और बराबर करना है। बाकी सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। फिर देखिएगा वो होगा जिसकी कल्पना इन्होंने 100 साल पहले की थी, ये उस रास्ते में चले गए। बिल्कुल, अब देश के लोगों को, देश को सोचना है कि हालात कहां तक पहुंच चुके हैं और कितने बदतर हो चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या आपको मिल रहा है, ये विवेचना आपको खुद करनी होगी। क्योंकि बाकी तो सत्तारूढ़ गठबंधन अपना काम कर ही रहा है, वो तो एक राम राज की स्थापना के नाम पर जूता राज का स्थापना कर ही रहा है। करवाते रहिए, योगदान दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।